Namaste everyone. Let's continue part 2 of chapter शरणागत। चैप्टर 1 में ठाकुर ने अपने सारे साथियों को बाहर से ही भेज दिया और कसाई जिसका नाम है रज्जब और उसकी पत्नी सो रहे थे। ठाकुर ने देखा सब कुछ ठीक है, वो भी जाके सोने चला गया। और पार्ट 1 में याद कीजिए ठाकुर ने क्या बोला था रज्जब को कि सुबह उठते ही एकदम अंधेरे अंधेरे ही तुम लोग यहाँ से निकल जाना। वो नहीं चाहता था कि गांव वाले रज्जब को उसके घर पर देखे। तो सवेरा हो गया परंतु रज्जब न जा सका। रज्जब क्यों नहीं जा सका? क्योंकि उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। तो उसकी पत्नी का बुखार उतर गया था पर वो इतना उसको इतनी उतना दर्द हो रहा था कि वो चल नहीं पा रही थी। तो ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। कुपित हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। ठाकुर ने बोला था अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह तुम चले जाना। पर ठाकुर जब उठ के बाहर आया तो देखा कि अभी भी ये लोग तो आंगन में कहीं तो सो रहे हैं, घर के भीतर कहीं आंगन में हल्के से सो रहे हैं। तो वो देख के वो गुस्सा हो गया। तो रज्जब से वो बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, मतलब गांव से बहुत सारे लोग मेहमान गेस्ट आ रहे हैं आज। गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तो अभी गांव के लोग जब आ जाएंगे और वे तुम्हें मेरे घर पे देख लेंगे तो वह इधर उधर की बकवास करेंगे, बातें करेंगे, मेरी बदनामी होगी। तुम बाहर जाओ। और इसी समय तो यहाँ वो उन्हें अपने घर से निकाल देता है, बोलता है नहीं नहीं तुम लोग जाओ यहाँ से, कोई देखना ना चाहिए कि तुम मेरे घर पे थे। रज्जब ने बहुत विनती की, बहुत रिक्वेस्ट की परंतु ठाकुर न माना। ठाकुर ने रज्जब को और उसकी पत्नी को बोला नहीं नहीं तुम जाओ इधर से, अब मैं कुछ नहीं जानता। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था। यद्यपि मतलब कि ऐसे तो इसका मतलब होता है ऐसे तो गांव उसका दबदबा, दबदबा मतलब एक वर्चस्व था उसका। ऐसे भी हमारा ठाकुर कैसा था, थोड़ा दबंगी था, लोग डरते थे, उसकी इज्जत इज्जत करते थे। तो गांव के लोग उसका एक ऐसा बोलते हैं ना अपुन का तो वट है, उस तरह से गांव के लोग उसके दबदबे को मानते थे कि हाँ एक ऐसा टाइप का है जिससे लोग डरते हैं। परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। दबदबा मतलब किसी से दबा हुआ, किसी और के ओपिनियन को जो मैटर करता है, इस तरह का एक प्रेशर किस पे था? ठाकुर पे भी था। लोक मत मतलब लोगों के ओपिनियन, लोगों का क्या लोग कहेंगे। और अव्यक्त, अव्यक्त मतलब लोग उसको मुंह पे तो नहीं बोलते थे, अव्यक्त जो बोला नहीं गया है परंतु लोगों के मन में क्या वो सोचेंगे, ये एक टाइप का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, ये टाइप का एक दबदबा, एक डर। दबदबा मतलब एक तरह का डर ठाकुर के मन में भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नीक अपनी पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। कोसने लगा मतलब बुरा भला कहने लगा। अ, हिंदू मात्र को तो वह खुद मुसलमान था। ठाकुर के घर पे उसने रात गुजारी। ठाकुर ने उसको सुबह बोला नहीं तुम चले जाओ, नहीं तर बाकी गांव के जो बाकी के लोग हैं, ज्यादातर जो हिंदू लोग हैं गांव में जो रहते हैं, वो लोग क्या कहेंगे। तो उसे भी अपनी जाति का एक डर था। तो यहाँ पे हम लेखक ने वो जो जाति में भेदभाव की भी बात यहाँ पर उजागर की है कि जो, और वो मन ही मन हिंदू लोगों को पसंद नहीं कर रहा और वो उन्हें भला बुरा कह रहा है। उसे आशा थी, वो होपफुल था, पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी। परंतु ऐसा न हुआ। अब यहाँ रज्जब जो कसाई था उसे आशा थी कि पहर आध पहर, पहले के जमाने में जो 24 घंटे होते थे तो 24 घंटे इक्वल्स टू 8 पहर। तो पहर मतलब मोर और लेस 3 साढ़े 3 घंटे, 3.5 आवर्स होता था।
तो उसे लगा था कि पहर या आधे पहर में, 3 घंटे या 2 1.5 2 घंटे, 3 3.5 घंटे, मतलब कुछ घंटों में मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, और वो पैदल यात्रा वॉक करके चल कर हम लोग ललितपुर पहुंच जाएंगे। परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर किराए पर कर लेने का निर्णय किया। कर लेने का मतलब, चलो ये काम कर लेते हैं, वो वाला कर है। या उसने एक गाड़ी, गाड़ी कौन सी, बैलगाड़ी कर लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं। कुछ पैसा खर्चा तो होगा, पर ठीक है, अब वो चल नहीं पा रही तो क्या करे, ऐसा सोचकर कर लिया उसने, मुश्किल से। पर अब कसाई को कौन अपनी बैलगाड़ी देता और कौन ले जाता, कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता। बट फिर भी मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफी किराया लेकर ललितपुर गांव ले जाने के लिए राजी हुआ। तो एक छोटी जाति का मतलब, बड़ी जाति का नहीं, छोटी जाति का अ, व्यक्ति, एक इंसान काफी किराया लेकर, किराया भी कैसा था, जो होता है उससे थोड़ा ज्यादा लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हो गया, मान गया। इतने में दोपहर हो गई। अब ये सुबह की बात थी, सुबह से ये सब करते करते दोपहर हो गई, आफ्टरनून। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया, जोर का बुखार। अब पहले उसकी तबीयत, बुखार नहीं था पर उस वीक थी, अब बुखार वापस से शुरू हो गया। वह जाड़े के मारे थर थर कांप रही थी। थर थर कांपना, शिवर करना, जाड़े के मारे, ठंडी के कारण। बुखार था, ठंड लग रही थी, और दोपहर में भी उसका बॉडी शिवर कर रहा था, कांप रहा था। इतनी की रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की ना पड़ी। अब रज्जब ने गाड़ी कर ली, गाड़ी वाला आ भी गया, बैलगाड़ी वाला। पर रज्जब की हिम्मत ना हुई, यार ऐसी हालत में उसको कैसे गाड़ी पर बिठा दूं। तो गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया। स्थगित कर देना, रोक देना, अपनी यात्रा को उसने रोक दिया। रज्जब ने अपनी यात्रा क्यों रोक दी? क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही थी, बुखार था, उसे ठंड लग रही थी। और अगर वो उस समय बैलगाड़ी में उसे ले जाता, तो क्या बैलगाड़ी ओपन रहती है थोड़ी सी, तो उसे अधिक हवा हवा भी लगती और उसकी तबीयत और बिगड़ जाती। यह सब सोचकर रज्जब ने कुछ देर के लिए अपनी यात्रा मतलब जाना रोक दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद ना हो जाए, कम से कम एटलीस्ट वो, उसका शिवरिंग थोड़ा सा बंद ना हो जाए करके वो फिर से रुक गया। अभी यहाँ पे जो गाड़ी वाला था, अब उसको रुकना पड़ा। तो घंटे 1.5 घंटे के बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, शिवर होना उसको थोड़ा रुक गया। परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया, बुखार और बढ़ गया उसका। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया, बैलगाड़ी में उसको रखा, और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान, जो गाड़ी के ऊपर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसको गाड़ीवान कहते हैं। जो गाड़ी चला रहा है, बैलगाड़ी चलाने वाले को कहा कि चल भाई चालू कर, और थोड़ा जल्दी चलना अब तू। तो गाड़ीवान क्या बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। तो वो भी ऐसा थोड़ा बोलता है कि अरे, पूरा दिन तो इधर ही लगा दिया, और अब बोलती हो जल्दी जल्दी चल, क्यों? क्योंकि ललितपुर क्या है, काफी दूर है, अभी आधा दिन तो इधर ही चला गया। तो रज्जब ने मिठास के स्वर में बहुत मीठा होके बोला, उससे फिर कहा, जल्दी करने के लिए कहा, अरे बाबा चलो ना, चलो चलो, ऐसे उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है वो रज्जब यहाँ पे। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अब अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। तो गाड़ी वाला भी अब बोल रहा है कि नहीं, अब तो लेट कर दिया, अब इतने पैसे में मैं नहीं चलूंगा, तुम अपना पैसा रख लो, मैं मेरे घर जा रहा हूँ। रजब ने दांत पीसे, दांत पीसना मतलब गुस्सा आना, पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो बता नहीं पा रहा है। कुछ क्षण चुप रहा, थोड़े पल, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट चुप रहा। सचेत होकर, कॉन्शियसली, सोच समझकर उसने कहा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है, मुसीबत तो सब पर आती है। मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। हम तो इंसान है, इंसान की मदद करते हैं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो।
मतलब मुझ पे थोड़ी दया करो। और मतलब वो बोल रहा है इतने ही पैसे में अब चल लो, अब ऐसा मत बोलो, थोड़ी दया करो। अभी ये लाइन, उसका भावार्थ समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। इसका मतलब क्या है? तो जब भी ये लाइन आई तो आपको पहले लिखना है कसाई क्या करता है। कसाई जो निर्दोष पशु है, एनिमल है, उनको मारता है, कट करता है। तो उसका प्रोफेशन कैसा है? कसाई भी जब वो दया की बात करता है कि बाबा दया करो मुझ पर, चलो चलो, तो जो दया की बात करता है, व्याख्यान मतलब भाषण या उसकी कही हुई बात, यह सुनकर गाड़ी वाले को हंसी आ गई। उसे लगा खुद तो कसाई है, निर्दोष पशुओं को ऐसे ही मार डालता है, और कसाई होकर मुझसे दया की बातें करता है। इस तरह यह सोचकर गाड़ी वाले को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर, टस से मस बिल्कुल न मानना, अपनी बात कोई मानता ही नहीं, तो हम बोलते टस से मस भी ना हुआ। रज्जब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाकी, गाड़ी चलाया, बैल को बोला चल चल, ऐसे आवाज करके गाड़ी स्टार्ट किया। तो उसको जो किराया उसने डिसाइड किया था उससे ज्यादा देना पड़ा। 5-6 मील, कुछ मील चलने के बाद संध्या हो गई, इवनिंग हो गई, शाम हो गई। शाम, गांव कोई पास में न था। अब ये कौन सा रास्ता है? अब सुनसान, सिर्फ रास्ता ही रास्ता आ रहा है। आसपास अब दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, मतलब कोई लोग नहीं है। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। पत्नी को बुखार हो रहा था। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, अपने कमर के पास क्या बांधा था उसने? यस, पोटली बांधी थी। पोटली में उसके पास जो 200-300 रुपए थे वो थे। रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रकम मतलब उसके पैसे सेफली अभी भी थे उसके पास। तो रज्जब ने देखा, फिर उसको स्मरण हो आया, उसको याद आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा। आंटी, अंटी मतलब जो पोटली बांधी थी, और उस पोटली को जब हम कमर पे एक पट्टा बांधते हैं और वहां उसको लटकाते हैं तो बोलते हैं कमर पे कस के बांधी हुई पोटली। अंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा। कौन सा बोझ? मतलब उसका थोड़ा पैसा खर्चा हो गया था। और स्मरण हो आया, और उसको याद भी क्या आ गया? गाड़ीवान का वह हट, जिसके कारण उसके कुछ पैसे व्यर्थ ही और देने पड़े। तो उसको याद आया कि पत्नी को बुखार था, तो उसके चक्कर में मेरा कुछ तो खर्चा हो गया। सेकंड, गाड़ी वाले ने जब हट की, जिद की, तो उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा व्यर्थ ही देने पड़े, जो एक्स्ट्रा मनी उसको देना पड़ा, पैसा देना पड़ा। वो उसको याद आया, अरे मेरा तो बहुत खर्चा हो गया। यह सोचकर उसे अब गाड़ी चलाने वाले पे क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। पर वो प्रकट करना, गुस्सा दिखाने का उसने सोचा कि नहीं, अभी तो गुस्सा नहीं दिखाता हूँ। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। इसका मतलब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, और रास्ता हम लोग थोड़ा बातचीत वार्तालाप करते करते रास्ता काटते, इस कामना, इस इच्छा से उसने गाड़ी वाले से बात करनी शुरू की। अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है वो। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, मतलब अभी तो और दूर चलना पड़ेगा हमें, तो बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। गाड़ी वाला अच्छे से बात कर रहा है, बहुत दूर चलना है अभी, वहीं रुकेंगे हम लोग। किसके यहाँ? तो वो पूछता है किसके यहाँ रुकोगे? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे, कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। तो वो बोल रहा है अब हमें रात को कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो कहाँ रुकेंगे? पेड़ के यहाँ। किसने किससे कहा? गाड़ी वाले ने ये लाइन रज्जब से कहा कि कहीं नहीं, पेड़ के नीचे रुकेंगे, और सुबह फिर हम लोग कल सुबह ललितपुर चलेंगे। कल का पैसा, फिर पैसा मांग उठना। अभी रज्जब को गुस्सा तो था ही, बिना चाहे भी वो बात उसके मुंह से निकल गया कि कल फिर से तुम पैसा मत मांगना, कि अभी तो दूसरा दिन हो गया है, और पैसा दो। तो गाड़ी वाला बोलता है कैसे मांग उठूंगा? मैं फिर से कैसे पैसे मांग सकता हूँ? किराया ले चुका हूँ, मैं तो पैसा ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? अब तो मैं नहीं मांग सकता हूँ। तो रज्जब को गुस्सा था, तो वो क्या बोला? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था, आज तो तुमने गांव में बहुत जबरदस्ती
मुझसे पैसे मांग लिए थे, हट करके, नॉट जबरदस्ती, जिद करके तुमने आज तो पैसे मांग लिए थे। बेटा, ललितपुर होता ना तो बतला देता। तो ना चाहते हुए भी उसका जो गुस्सा था वो निकल गया। ललितपुर मतलब कौन सा गांव? रज्जब का खुद का गांव। तो वो बोलता है, अगर तूने रज्जब ने कहा, अगर ललितपुर में तूने मुझसे ऐसी जिद करके एक्स्ट्रा पैसा मांगा होता ना तो मैं तुझे बतला देता। तो गाड़ी वाला बोलता है, क्या बतला देते? क्या सेतमेत गाड़ी में बैठना चाहते थे? सेतमेत मतलब क्या बिना पैसे दिए ऐसे ही तुम गाड़ी में बैठना चाहते थे? बिना पैसे दिए तो तुम बैठ नहीं सकते थे। गाड़ी वाले को भी बुरा लगा। क्या बे, क्या रुपया देकर भी सेतमेत का बैठना कहता है? तो वह अब अपनी ओरिजिनल भाषा पे आ गया। रज्जब अब तक तो बहुत दया दया करके, कंट्रोल करके प्यार से बात कर रहा था, परंतु अब वो गुस्से में बात कर रहा है। क्या बे, क्या मैंने तो रुपया दिया है, मैंने रुपया देकर भी तू बोल रहा है कि मैं फुकट में बैठना चाह रहा था? जानता है मेरा नाम रज्जब है, रज्जब। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यही छुरी से काट कर कहीं तो फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। तो यहाँ रज्जब एकदम से गुंडागर्दी स्टाइल में बात कर रहा है। बोल रहा है, अगर तूने मुझसे ऐसे बात की, अगर कुछ गड़बड़ किया तूने, तो मैं साले को यही छुरी से काट कर, छुरी मतलब चाकू से काट कर, तुझे काट कर इधर फेंक दूंगा। और मैं क्या करूंगा, तेरी गाड़ी लेकर अब तो ललितपुर चल दूंगा। तो यहाँ रज्जब अपना असली चेहरा, मतलब जो गुस्से वाला, अब तक जो दबा हुआ था, अब तो क्या ये सुनसान सड़क पे है, चाह के भी गाड़ी वाला तो कुछ कर नहीं सकेगा। तो रज्जब, मैं चाकू से तेरे को गला काट के फेंक दूंगा, ऐसा करके गुस्से में बात कर लेता है। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही, बिना वजह ही भली भांति प्रकट हो गया। तो बिना कारण ही बात बात में उसके मन में जो गुस्सा था वह निकल आता है। वो चाहता नहीं था पर निकल आई बात। तो अब गाड़ीवान ने उधर उधर देखा, गाड़ीवान ने देखा इधर उधर, अंधेरा हो गया था, शाम का समय है, चारों ओर सुनसान था, दूर दूर तक कोई था ही नहीं उधर। तो आसपास झाड़ी, झाड़ियां मतलब बुशेस थे। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला, अब निकला। अब शाम हो गई है, चारों ओर सुनसान, शांति, कोई नहीं था। और ऐसे लग रहा था कोई जंगली जानवर, कोई भी झाड़ियों से यहाँ से निकला, वहां से निकला। अब गाड़ीवान को डर लग रहा था। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। हड्डी हड्डी मतलब बहुत बुरी तरह से वो डर गया था। ऐसा जान पड़ो माना ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। इसका मतलब हो वो इतनी बुरी तरह से डर गया कि पसली, उसकी रिब्स तक उसको फील हो रहा था कोई ठंडी चक्कू, मेटल की जो चक्कू है वो उसे अपनी रिब्स में वो फील कर पा रहा था। इतनी बुरी तरह से वो डर गया था। चारों ओर माहौल भी शाम का, रात हो रही थी, अंधेरा, और साथ में कौन, रज्जब। पता नहीं आगे क्या हो मेरा। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। वो चुपचाप चला जा रहा है, हाँकना, बैलों को चलाना। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा। बोलता है, गांव आते ही मैं क्या करूंगा, फटक से नीचे उतर जाऊंगा और खड़ा हो जाऊंगा, और जोर से हल्ला गुल्ला शोर मचा के गांव वालों की मदद से कैसे भी मैं अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा, रज्जब से मैं अपना पीछा छुड़ा दूंगा। रुपये पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु आगे नहीं जाऊंगा। चाहे तो वो मेरे पैसे ले ले, पर मैं आगे नहीं जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार न डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। बैल अचानक से रुक गए। रज्जब सामने ना देख सका, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्या बे बदमाश, क्या बे बदमाश, सो गया क्या? तो रज्जब अपना दिखा रहा है जोर, और गाड़ी वाले से बोल रहा है, क्या रे, रुक क्यों गया? अचानक बैल रुक जाते हैं। अब हम थोड़ा सा बाकी रह गया है, एक छोटे से वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि गाड़ी क्यों रुकी और आगे की कहानी क्या है। टेक केयर, बाय बाय।